government budget and the economy. हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। आपकी सिलेबस में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। सर, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ? चैप्टर का नाम सुन के ही हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ बजट। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। बजट मतलब सर्टन लिमिटेशंस जिसके अंदर रह के हमें सारी एक्टिविटी करनी होती है। तो बजट का मेन जो कंसेप्ट है दैट इज़ अ लिमिटेशंस बेसिकली, राइट? ओके सर, आगे। सो गवर्नमेंट बजट मतलब क्या गाइज? सबसे पहले आपको बता दूं, इसका जो रिलीज डेट होता है नॉर्मली हर एक साल में बनता है वो फॉर 1 ईयर, एंड इसका जो डेट होता है दैट इज़ ऑफ 1 फरवरी 2 फरवरी। सो प्रोबेबली कभी कभी हो जाता है आगे पीछे, लेकिन फरवरी इज़ द मंथ वेयर बजट गेट्स यूजुअली डिक्लेयर। सो गवर्नमेंट बजट मतलब क्या? सब बजट है ना, दो बेसिस पे डिपेंड करता है। मतलब बजट का जो मेन इंटेंशन होता है, वो जो पूरा करिकुलम है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू मेन थिंग्स। फर्स्ट वन, द परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ द पास्ट 1 ईयर। पास्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें करी है एक्टिविटी बेस्ड, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी इन बजट सेशन। एंड सेकेंड इंटेंशन होता है बजट करिकुलम का, दैट इज़ टू फ्रेम अ पॉलिसी for the next 1 year. So policies framing and the performance evaluation, these are the two main aspects. I cannot say aspect, two main elements of the budget concept. So sir, budget is a document where all estimated expenditure and all estimated incomes will be recorded. Guys, देखो कैसा होता है कि मान लो हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो उसका एक बजट डिसाइड होता है, राइट? एक बजट डिसाइड होता है, उस बजट में रह के ही हम लोग को सारी चीज़ें करनी है। तो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सामने भी पूरी पब्लिक है, गवर्नमेंट को भी सारी चीज़ें देखनी है कि पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट की आंखों से देखो, अज्यूम करो कि आप लोग गवर्नमेंट हो, आपके सामने दो चीज़ें नजर आएंगी। फिर से मैंने क्या बोला आपको? आप अज्यूम करो कि आप गवर्नमेंट हो, आपके सामने दो चीज़ें नजर आएंगी। एक होगा रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक, क्या बोला मैंने? वन होगा रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक एंड सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक। So revenue aspect is one aspect and expenditure aspect is one aspect. तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ये एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है। रेवेन्यू एस्पेक्ट में कितना चीज़ें आएंगी एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट में कितनी चीज़ें आएंगी। तो आपको ओवरऑल बता देता हूँ बेस। रेवेन्यू में दो प्रकार की रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक कैपिटल रिसिप्ट्स। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड ऑन अदर हैंड इन एक्सपेंडिचर साइड देयर आर आल्सो टू थिंग्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल? इन अकाउंटिंग टर्म्स there are several meanings and several definitions on which we can decide कि particular expenditure or particular revenue is revenue nature or capital nature as the case may be. But in economic wise, I can say in economic criteria there are only one definition which it defines कि what is revenue, what is non-revenue, that is a capital nature. तो फर्स्ट वन चलो जानते हैं हम लोग रेवेन्यू क्या होता है। उन्होंने ये कहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ऐसी रिसिप्ट जो बार बार होने वाली है, जिसके वजह से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। फिर से, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर सच रिसिप्ट्स बिकॉज ऑफ विच नो लाइबिलिटी विल बी अराइजिंग एंड नो एसेट विल बी डिक्रीजिंग। सर नहीं समझा? देखो, मेरा एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिल्डिंग, चलो ये एग्जांपल नहीं देते, अपन गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट की कंपनी एयर इंडिया एग्जांपल, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? उस कंपनी के 50% शेयर्स, 49% शेयर्स बेच दिए। तो ये 49% शेयर जो थे कंपनी के, वो उसके लिए एसेट था, वो उसने बेच दिया। तो जो पैसा आएगा जो वन टाइम है, लेकिन जो रिसिप्ट हुआ उसके वजह से क्या कम हो गया? एसेट कम हो गया। ऐसे प्रकार के रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। तो जिस रिसिप्ट के कारण आपकी कोई एसेट कम नहीं होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, ऐसे सारे रिसिप्ट्स को क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर किसी से आपने लोन लिया तो कहने से लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो मैंने ऐसे तरीके से आपको डेफिनेशन बताई है, तो आपको अब रेवेन्यू भी समझ गया होगा एंड कैपिटल भी समझ गया होगा।
कैपिटल मतलब क्या है सर? कैपिटल रिसिप्ट मतलब जिसकी वजह से एसेट्स कम हो जाएंगे, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, कोई एसेट हमने बेच दिया या तो हमने किसी से लोन लिया है, तो ये दो चीज़ें हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें होंगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, तो ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें ये चैप्टर में देखना है। चलो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट एंड क्या क्या इसके अंदर चीज़ें दी हुई नहीं दी है, कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, कुछ एस्पेक्ट्स अलग से दिए हुए हैं। तो मैंने पूरा चैप्टर का जो व्यू है आपको बता दिया, और एक आगे का भी व्यू बता देता हूँ। जो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जिसकी वजह से एसेट कम नहीं होगा और लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, ऐसे रिसिप्ट के अंदर दो प्रकार के पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट will be further divided into two parts, that is tax revenue receipts and non tax receipts. टैक्स रिसिप्ट में बहुत सारे टैक्सेस है, मेनली अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं पहले ये कैटेगराइज करता हूँ, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, बहुत ईजी है। मैं 5 चीज़ों से इनकम कमाता हूँ, कौन सा भी इंडिया का कौन सा भी इंडिविजुअल है ना, वो 5 स्टेजेस में इनकम कमाता है गाइस। 5 स्टेजेस में सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 प्रकार की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स पे करना मतलब इनकम टैक्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपके इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं है, जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो ही जाके आपको टैक्स पे करना है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ जीएसटी। मतलब अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं, जो टेक्निकल डेफिनेशन है ये चैप्टर की, ये डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन, मतलब जो पे करेगा एंड जो बेयर करेगा दोनों अगर सेम पर्सन है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन विल बी नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स, एंड इम्पैक्ट इज ऑन अनदर पर्सन एंड इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन, मतलब उसको पे करने वाला अलग है लेकिन उसको एक्चुअल बेयर करने वाला अलग है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर और एक एग्जांपल देके समझाओ। ओके, मैं गया दुकान में एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लिया मैंने, या कोई चिप्स लिया, तो उसको मैंने दिए 10 रुपये। 10 रुपये के अंदर 9 रुपया कॉस्ट है एंड 2 रुपये टैक्स है, तो वो मेरे से कितना लेगा? 10 रुपया। उसके बाद 10 रुपया आ गया, वो क्या करेगा? 9 रुपया खुद के पास रखेगा एंड 2 रुपया गवर्नमेंट को दे दूंगा। किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। अभी पैसा किसने पे किया है? गवर्नमेंट को, सेलर ने, लेकिन एक्चुअली किसने बेयर किया है? कस्टमर ने। तो जहां पे करने वाला एंड बेयर करने वाला अलग अलग होगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड डायरेक्ट टैक्सेस मतलब पे करने वाला एंड बेयर करने वाला सेम ही होता है। अगर मान लो मैंने इनकम कमाई है तो मैं ही जाके पे करूंगा, बेयर भी मुझे ही करना है, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो डिस्टिंग्विश आपको पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आगे फर्दर नोटिफिकेशन इन्होंने चैप्टर में दी है। डायरेक्ट टैक्स में कितने सारे प्रकार है, इनडायरेक्ट टैक्स में कितने सारे प्रकार है। अगर मैं आगे बात करूं तो आपके नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर फाइन्स है, पेनल्टीज है, एचचीट है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की फीस है, वैसे सारे जो टैक्स फॉर्म में रेवेन्यू नहीं आती गवर्नमेंट को, नॉन टैक्स फॉर्म में रेवेन्यू आती, वो सारी चीज़ें आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसेप्ट में दी हुई है। क्लियर है गाइस? उसके बाद एक्सपेंडिचर भी सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होने वाला मेंटेनेंस वगैरह चार्जेस होता है, एंड सेकंड वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके सारे एग्जांपल्स दिए हैं। एंड जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, मैंने चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड सारे कंसेप्ट है, सेकंड कैलकुलेशन, तो उसके अंदर फॉर्मूलाज है वो भी हम लोग को जानना है। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट की कुछ डिस्क्रिप्शन जो है, जो डेफिनेशन है वो देख ली थी, फिर से वो फटाफट डिवाइड करते हैं इस सारी चीज़ों को फास्टली। देखो कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट तो 2 प्रकार पे ये डिपेंड करता है, जो दो चीज़ें बताएगा आपको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपका पिछले का परफॉर्मेंस है, एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। तो ये ज़्यादा चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बजट के मेन थिंग्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, टू एवेल्युएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस over the last 1 year, that is past 1 year, and the financial programs and policies of the government for the next 1 year। तो ये आपको लिखना है गाइस, ठीक है। जैसे आप लिखोगे कंसेप्ट द गवर्नमेंट बजट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, लाइक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। जो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी या तो बजटरी पॉलिसी। ये आगे और डिटेल में हमें पढ़ना है। एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज मतलब जो प्लान होगा नेक्स्ट ईयर का, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल एंड बजटरी पॉलिसी। इज इट? इसके कुछ डायग्राम्स तो नहीं, इसके फॉर्मूलेज है जो आगे जाके हम लोग समझेंगे। ओके सर, मेन क्या देगा? द बजटरी पॉलिसी मतलब जो फिजिकल पॉलिसी है, रिवील्स
द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कितना आएगा ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीज़ों के बारे में जितना भी लेखा जोखा है वो डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बजट के पीछे, दैट इज़ टू डिफाइन और दैट इज़ टू मेंटेन अ प्रॉपर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, राइट। ओके सर, तो ये दो ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बजट के पीछे। तो बजट का जो कंसेप्ट है उसके पीछे देखो, नीचे गवर्नमेंट बजट दिखा है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट of expected receipt and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of government twin objective of growth and stability। तो ये डेफिनेशन आपको आपकी बुक में लिखनी है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। जैसे वो ना वो परफॉर्मेंस का दो डायग्राम हो गया, इसके बाद ये लिखना है। आप वीडियो देख रहे हो उसी के टाइम लिखना चालू करो, सेल्फ नोट बनाना ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड नो वन इज गोइंग टू एंटरटेन अबाउट कि वैसा कैसा नोट लिखना है। तो आपको अभी से इसकी हैबिट डालनी है, ठीक है। तो नोट मेकिंग करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेशन ये आपको लिखनी है आपके बुक के अंदर, इसके अंदर सब कवर हो जाएगा। आपने अभी जो हमने डिस्कस किया वो सब कवर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी हमने लाइव लेक्चर में देख लिया था, फिर से एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं। और इसके भी अंदर के जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अभी जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे साल में जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस की, उसकी ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू जैसे भी रहेगा, लेकिन नेट वैल्यू नॉर्मली हम लोग लेते हैं। सो जीडीपी ग्रॉस वैल्यू लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ग्रोथ डिपेंड करेगी, वो उसका ग्रोथ होना ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। तो उसने दो प्रकार दिए हुए हैं, मतलब ये दो चीज़ें होंगी तो उससे वो मेजर किया जाएगा, या वो चीज़ें होंगी तो जीडीपी ग्रोथ होती है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। सबसे पहला इसमें लिखा है बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक के ऊपर ज़्यादा खर्चा करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा पब्लिक को, और उसकी वजह से सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडी देगी। इसकी वजह से प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस में आएंगे, अपना सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे, एंड आगे तो पता ही आपको कैसा ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पे रिबेट एंड सब्सिडी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। अगर मान लो मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, गवर्नमेंट मुझे बोलेगा मैं 20 रुपीज़ देता हूँ, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो गई 80 रुपीज़। मतलब एक्चुअली मैंने खर्चा कितना किया 100, उसमें से 20 रुपये तो मुझे गवर्नमेंट में दे दिया, तो एक्चुअली मेरा खर्चा कितना हुआ है 80 रुपये। तो ये होता है सब्सिडी। सेकेंड होता है, मान लो मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट बोलेगा एक काम कर मैं तेरे को टैक्स रिबेट देता हूँ, तो मेरे को 8% टैक्स लगेगा, या जो भी टैक्स वैल्यू आएगा उसमें से एक सर्टन अमाउंट माइनस हो जाएगा, दैट इज अ टैक्स रिबेट। ये दोनों देने से क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स बिजनेस के अंदर आते हैं, मतलब ये इकोनॉमी के अंदर आते हैं, प्रॉपरली स्मूथ चलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, एंड इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होता है। तो ये दो पॉइंट आपको जीडीपी ग्रोथ के अंदर लिखने हैं। फिर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अभी यहाँ पे कैसा है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब लोग है ना, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन उसी समय पे गवर्नमेंट भी ये चाहता है कि अगर मान लो लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर लिया तो कहीं पब्लिक का वेलफेयर का नुकसान ना हो जाए, या जो लोग उसमें बिजनेस करना चाहते हैं ज़्यादा प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा बेटा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो मैं तेरे से टैक्स ज़्यादा वसूल करूँगा। मतलब जो इंजूरियस गुड्स है, जो नॉन गुड गुड्स है, मतलब बैड गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे देखो इन्होंने दिया है प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल ऑलवेज डिज़ायर to allocate resources to those areas of production where profits are high. However, it is possible that such areas of production like production of alcohol may not promote social welfare. Through its budgetary policy, the government of a country directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. तो इसी प्रकार से ये भी जो भी चीज़ें ये लोग करेंगे तो इसमें बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन हो, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट एंड विस्की इज डिस्करेज थ्रू हेवी टैक्सेशन, तो ज़्यादा टैक्स लगाते हैं इनके ऊपर। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, लाइक एग्जाम्पल उन्होंने खादी का दिया है, उसको इनकरेज करेंगे थ्रू सब्सिडीज, मतलब उनकी कॉस्ट कम करेंगे और ये दारू वाले लोगों की कॉस्ट बढ़ा देंगे। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ये क्या सीन है,
Provision of public goods, supply and demand forces in the market economy do not allow enough production of public goods. मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो चलता था मार्केट में, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है पब्लिक गुड्स का वो ज़्यादा हो नहीं पाता है. पब्लिक गुड्स यहाँ पे मतलब है ऐसे सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कुछ बेसिक ग्रोसरी नेसेसिटीज़ हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस इन्होंने बताया है, तो बजटरी अलोकेशन ऑफ फंड, मतलब बजट में ऐसा कुछ अलोकेशन ऑफ फंड बाजू में निकालेगा जो ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाएगा. तो प्रॉपरली लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको ये मिल जाएगा प्रॉपरली. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इसमें क्या सीन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब अमीरों से टैक्स दिया जाएगा एंड गरीबों पे उसका एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तब जाके जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा. तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कुछ लिखा था, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री शुड बी इगैलिटेरियन वन, मतलब टैक्स लेंगे उनसे तो ज़्यादा पैसे कमा रहे एंड किस पे खर्चा करेंगे वो टैक्स लेके, जो गरीब है जिनको प्रॉपरली फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उनके ऊपर वो खर्चा किया जाएगा. बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. देखो टैक्सेशन एंड सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है. The government uses fiscal instruments of taxation and subsidies with a view to improving distribution of income and wealth in the economy. याद रखना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें आती है. सबसे पहला टैक्सेशन एंड सब्सिडी, जिसके आधार पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाती है बहुत सारी चीज़ों को, जो आगे हम लोग देखेंगे. विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी. अभी यहाँ पे जो लिखा है वो ध्यान से समझना. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस which is the principal objective of any welfare state as in India. ये प्रिंसिपल जस्टिस कहलाता है. सोशल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है जहाँ पे इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. लेकिन इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अमीर से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा एंड गरीबों पे उसका एक्सपेंडिचर किया जाएगा. देखो नीचे दिया है उन्होंने, by imposing taxes on rich and giving subsidies to poor and by supplying food grains to BPL population. food grains मतलब वो जो राशन पानी आता ना, वो फूड ग्रेन्स का एग्जांपल है. उसको दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, एट अ लोअर प्राइस. एग्जांपल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG कलेक्शन टू द पुअर पीपल. ऐसे भी गाँव में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ग्रोथ में लाने के लिए गवर्नमेंट उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करती है एंड उस जोन के अंदर लिबरल टैक्सेशन सिस्टम होता है. लिबरल टैक्सेशन सिस्टम मतलब जहाँ पे टैक्स के बेनिफिट बहुत सारे होंगे, तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, उस इलाके में जाके और बिजनेस करेंगे ताकि उनको बेनिफिट हो एंड उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो. राइट, इसका एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिखा है, एरोली, सेब्स, भिवंडी. ये एरियाज हैं जो इकोनॉमिक जोन के डिक्लेयर किए हुए थे ताकि इनका डेवलपमेंट हो. और आज देख सकते हो इन दोनों एरिया की डेवलपमेंट क्या है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ कोर्स बजटरी पॉलिसी में इस पे भी फोकस किया जाता है. ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्कीम है रेगा की, उसको मनरेगा बोलते हैं, वो स्कीम की ऐसी है जो पुअर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. मतलब इसके अंदर राइट टू वर्क, इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में बना था. उसके बाद उसको बनाया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. राइट, ओके सर. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडियन लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को नज़र रखते हुए राइट टू वर्क का प्रोविज़न इस्टाब्लिश करता है. मतलब लोगों को जॉब मिलना चाहिए. ये सारी प्रोविजंस इसके अंदर मनरेगा के अंदर दिए हुए हैं. ठीक है गाइस, ओके. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स भाई 4 प्रकार के सेशन होते हैं, ग्रोथ, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, अगेन पीक, अगेन रिसेशन. तो इकोनॉमिक साइकिल के अंदर हमें कैसे टिकना है, रिसेशन में कैसे हैंडल करना है, बिजनेस साइकिल्स को कैसे मेंटेन रखना है. सो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द बिजनेस साइकिल्स. बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन. बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपको पता ही है कोरोना के पहले बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो इंडिया की हो रही थी, बहुत सारे FDIs एंड FIIs इंडिया के अंदर आ रहे थे. बिकॉज ऑफ दिस, जब गवर्नमेंट उसकी इकोनॉमी को बैलेंस रखता है, ग्रोथ सेक्टर में रखता है, तो डेफिनेटली बाहर के सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं. बिकॉज
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। Briefly, the government tries to manage its revenue expenditure in a such a way that the GDP growth is accelerated, inflationary and deflationary measures are eliminated। जो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग जो आपने चैप्टर किया उसमें प्रॉपरली हमें पता चल गया रहेगा कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है और उसके स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। इनइक्वालिटी इज रिड्यूस, दिस इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये 7 ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी ये स्ट्रक्चर है, अभी डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर पे। अभी स्ट्रक्चर के पहले यहाँ पे 2 है, इन्होंने बताया कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट या तो कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। 2 बजट के स्ट्रक्चर है, एक बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बोलो, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो उसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट बजट के अंदर आएगा, एंड बजट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा, इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको प्रॉपरली आप लोग फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखो, कंपोनेंट्स लिखो, फिर से 2 डायग्राम बनाओ, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, फिर आगे 2 बनाओ, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जब तक ये नहीं करोगे, ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स एट द एंड रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नोट मेकिंग करते चलो। अभी बजट रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो इसकी यहाँ पे हमें डायग्राम मिलती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डायग्राम है यहाँ पे, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की है। क्या लिखा है, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें क्या क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी। नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या है, फीस, फाइन्स, एस्टेट्स। एस्टेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही रहेगी ना। इनकम टैक्स तो पता है आपको, इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से चले। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पे लगता है, स्टेट ड्यूटी आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, गिफ्ट टैक्स अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया उस पर जो टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी मतलब आपने कभी इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया उस पर टैक्स लगता है। याद रखना, इंपोर्ट में सब गुड्स पे टैक्स होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में कुछ चीज़ों पर टैक्स लगता है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें एग्जेम्प्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। इसलिए कस्टम ड्यूटी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे लगती है, लेकिन इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट पे कुछ आइटम्स जो है, 3-4 आइटम्स है, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर नहीं लगती। एक्साइज ड्यूटी, अपना एक्साइज ड्यूटी तो अभी इंडिया में है नहीं, फिर भी दारू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है, बियर के ऊपर। अगर कोई चीज़ आपने महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर की है या किसी भी स्टेट में मैन्युफैक्चर करी है, तो उस स्टेट को अधिकार है उस मैन्युफैक्चरिंग से आपके उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपसे एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आया तो एक्साइज ड्यूटी आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आया तो कस्टम आएगा, गिफ्ट आपने एक दूसरे को दिया तो गिफ्ट टैक्स है, स्टेट ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज के ऊपर, इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, एंड लास्ट से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपके गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। तो ये अनदर बहुत अलग ही कंसेप्ट, लेकिन याद रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी मार्केट में प्रिवेल हो रहा है, राइट। 2017 में आया था ये। नॉन टैक्स रिसिप्ट में फीस है, फाइन्स है। एस्टेट्स मतलब क्या होता है, आपने मतलब एक इंसान है, मान लो एक रामलाल है, रामलाल है ना, मर गया और इसके प्रॉपर्टी को संभालने के लिए आगे पीछे कोई नहीं है, तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी, एंड उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो स्टेट्स मानी जाती है। बात समझा। स्पेशल असेसमेंट, ऑफ कोर्स कुछ अगर केसेस हैं तो उसकी जो फीस आती है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट जो कंपनीज है उससे जो इनकम आती है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में आती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, देखो गवर्नमेंट के पास राइट है, वोडाफोन कंपनी, रिलायंस कंपनी, इनको जो लाइसेंस मिलता है ना ये टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस रन करने का, उसको स्पेक्ट्रम लाइसेंस बोलते हैं, उससे भी जो रेवेन्यू आती है वो आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट में आती है। एंड लास्ट, ग्रांट एंड डोनेशन अगर गवर्नमेंट को मिलता है डेली बेसिस पे तो वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का एसेट कम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट। मुझे बताओ, टैक्स रिसिप्ट हो या नॉन टैक्स रिसिप्ट हो, इनके कारण कहीं ना कहीं एसेट कम हुआ है क्या? नहीं सर। लाइबिलिटी बढ़ी है क्या? नहीं सर। बात समझा। तो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में उन्होंने दिया गया है एग्जाम्पल के साथ। दिस रिसिप्ट्स, देखो यहाँ पे, दिस रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, दिस रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। Tax is a revenue receipt because it does not involve any corresponding liability for the government. Tax is a unilateral payment, compulsory payment to the government. ये unilateral payment है जो वन तरफा होता है, वन साइडेड होता है, उसको unilateral कहते हैं। एंड bilateral मतलब दोनों तरफ से जो होता है।
तो टैक्स इज अ यूनिलैटरल पेमेंट जो कंपलसरी हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया पे करना पड़ेगा. दिस रिसिप्ट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑफकोर्स ये रिसिप्ट्स की वजह से किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं होता है. जो स्टार्टिंग से मैं चिल्लाते आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है. जो मेन डिफरेंस है, रिडक्शन ऑफ एसेट्स नहीं होगा. ठीक है, ओके सर, ये जो डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो ये आपको डेफिनेशन पे लिखनी है, ये चार्ट बनाना है, एंड इसके अंदर इन्होंने नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा दे दिया है. सो पहला टैक्स रिसिप्ट में क्या बताया इन्होंने, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फॉर्म्स और द अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स. The taxpayer cannot expect any service or benefits from the government in return. Tax is a compulsory payment made by an individual, household or firm to the government without reference to anything in return. तो ये रही इसकी मेन इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन जो आप इसको लिख सकते हो. टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देखो दो प्रकार के टैक्सेस है भाई साहब, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस. इसमें थोड़ा याद रखना, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस मतलब क्या होता है. देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो होता है, जितना ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. कम ऑन, प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मान लो 10% टैक्स का रेट है, तो मैं 10,000 भरूंगा. मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपये भरूंगा. मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स. लेकिन अगर प्रोग्रेसिव सिस्टम की मैं बात करूँ, वो सिस्टम क्या है, वो इनकम से आपका रिलेटेड ही नहीं है. भले आप रिच हो पुअर हो, आपको टैक्स देना ही देना है. वो टैक्स लगता है कंजम्पशन बेस पे. अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो, गुड्स या सर्विसेज, तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है. तो रिग्रेसिव टैक्सेस का एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज अ जीएसटी. एंड जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. आई होप आपको ये समझा रहेगा. ठीक है, ओके. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, तो इन्होंने बहुत अच्छी से डेफिनेशन बता दी है. प्रोग्रेसिव टैक्स, progressive tax, a tax is said to be a progressive when the rate of tax increases with an increase in income. of course rate कहने का मतलब इनका ये है कि अपने बताता हूँ मैं. देखो, रेट का मतलब इनका ये है कि अगर कोई इंसान इंडिया में 2.5 लाख तक पेमेंट करता है तो उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहा है, समझ रहे, 2.5 लाख से 5 लाख कमा रहा है, तो 2.5 लाख से 5 लाख का जो गैप है, समझ रहे हो, तो उसके ऊपर आपको भरना पड़ेगा 5%. राइट. फिर 5 लाख एंड अबाव, पहले का स्लैब में बताता हूँ. 2.5 से 5 लाख 10%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबाव 30%. अभी जो स्लैब रेट वो चेंज हो चुका है. तो इसका मतलब क्या, जैसी मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे मेरा टैक्स रेट बढ़ रहा है. इनडायरेक्टली मेरा टैक्स ही बढ़ रहा है ना. मैं पहले इनकम कम कमा रहा था तो टैक्स भी कम था, मेरा इनकम भी ज़्यादा है तो टैक्स भी बढ़ेगा. इनडायरेक्टली टैक्स अमाउंट भी बढ़ेगा एंड रेट भी बढ़ेगा साइमल्टेनियसली. ठीक है, ओके सर. Tax is said to be a progressive when the rate of tax increases with an increase in income. Example दिया, the tax rate is 10% for income between 2 to 5 lakhs. It is 15% of income between 5 to 10 lakhs. ये एग्जाम्पल है गाइस, ऐसा अभी एप्लीकेबल नहीं है. जो मैंने बताया था वो प्रीवियस स्लैब है, और जो रिसेंट स्लैब है हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे. रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या है, टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेस ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच. ये डेफिनेशन एक्चुअली में इतनी खास नहीं है. ठीक है, मतलब मैं टेक्निकल बात करें, बहुत ईजी मैनर में इसको दिया गया है, तो आपको ये समझना है, आपको भी इसको लर्न करना है. अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेस अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर एंड द रिच दैन द रिच. राइट. तो रिच से ज़्यादा पुअर, बिकॉज देखो ना, इनकम से कोई गिना देना है नहीं. आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना आपको टैक्स भरना ही भरना है. इफ अ पर्सन विद 1 लाख एज इज मंथली इनकम pays 10% ऑफ इनकम टैक्स और pays 10,000, he still pay a balance of 90,000 per month. राइट. मतलब 1 लाख की इनकम है, 10% टैक्स पे कर रहा है, 10,000 कट भी गया तो 90,000 उसके पास है. बट अगर वही इनकम 5,000 रुपये कमा रहा है और वो 10% टैक्स पे कर रहा है, तो 500 रुपये तो इधर चला गया, उसके पास कितना बचा, 4,500, जो इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल कंजम्पशन के लिए उतना सफिशिएंट माना नहीं जाता है. तो इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं. लेकिन मैंने एक बात बता दूँ आपको, इन्होंने जो बर्डन है ना, मतलब जो डिफरेंस है, किस एकदम बेसिक मैनर में बताया हुआ है. जो मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव सिस्टम का, वो एकदम क्लियर है, वो भी आप लिख सकते हो. एंड अगर आपके एग्जाम्स है तो एग्जाम में आप दोनों को क्लैरिफाई कर सकते हो कि एज पर ये नॉर्मल कंसेप्ट है, मतलब बर्डन एक्चुअल पे आता है पुअर पे, जिसके पास सिंपल सी बात है ना, इनका भी पॉइंट बरोबर है. क्यों? बिकॉज अगर मान लो मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और मैं कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जीएसटी जो मैं पे करूँगा मुझे इसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत पैसा है.
मैंने 1 लाख रुपए कमाया है, 1 लाख रुपए मैंने कमाया है, तो उसमें से 10% मेरा निकल गया 10,000, तो 90,000 मेरे पास फंड बचा है कि मैं उसको खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन जिस बंदे के पास 5,000 इनकम है वो 10% कट करेगा तो 4,500 बचा, तो 4,500 खर्चा करेगा तो उस पर तो जीएसटी लगने ही वाला है, तो उसको रिग्रेशन सिस्टम ऐसे कहते हैं। मतलब इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कंज्यूम करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। बात समझा? ओके, तो इसका एग्जाम्पल है, अच्छे से स्टॉप करके इसको पढ़ लेना प्रॉपरली, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स एंड वैट एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या होता है, देखो मेन डिफरेंस बता दो वैल्यू एडेड टैक्स का क्या होता है। एक चीज है जो 100 रुपए में बनी है, कितने बनी में? 100 रुपए में। ए पर्सन, ये ए जो है ना वो मैन्युफैक्चरर है, क्या है? मैन्युफैक्चरर। तो ए बी को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड लगा के बेचेगा, तो 100 का बेचा उसने 20 में, 120 में, राइट। तो 120 में इस पे पास आ गया बी के पास। अभी बी क्या करेगा, जब ए ने बेचा था 100 में, राइट, 100 का 20 मतलब 120 रुपीज ऐड करके बेचा था, तो उस पर ना टैक्स लगाया रहेगा, 120 पे टैक्स लगाया रहेगा 10% फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो गया? 12 रुपया, तो 132। तो बी ने जो है, बी ने 132 रुपीज पे किया रहेगा ए को। कितना पे किया रहेगा? 132 रुपीज ए को पे किया रहेगा। अभी बी आगे सी को बेचेगा, तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि 132 में से आप जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो, मान लो प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 18 रुपया, तो 132 प्लस 18 हो गया आपका 150। तो 150 में से आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे किया है उसको कट करो, उसको ऐड मत करो कॉस्ट में। सो 150 के अंदर -12 रुपीज होगा। बात समझ में आ रहा है? सो 138 रुपीज के ऊपर 138 के रुपीज के ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी पे टैक्स लगेगा। तो प्रोडक्शन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितनी सारी वैल्यू ऐड होती है उसी पे टैक्स लगता है, दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स। बात समझा? पक्का? तो जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स। अगेन आई एम सेइंग वैल्यू एडेड टैक्स इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स। क्लियर है? ओके, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। देखो लिखा है वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड at the various stage of production. Value added refers to the difference between value of output and value of intermediate consumption. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि value added difference value various stage of production। एक मिनट, so difference between value of output and value of intermediate consumption, मतलब मैंने कितने में लिया एंड मैंने कितने बेचे, उसका जो डिफरेंस है दैट इज अ वैल्यू एडिशन बेसिकली। तो याद रखना वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अरे बरोबर कि नहीं? तो जो बी के लिए था, जो 132 रुपीज उसने पे किया था वो वैल्यू एडेड था ना, मतलब वो जो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉस्ट था। अरे यस और नो? एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 150। बात समझा? तो दोनों का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा आपका? वैल्यू एडेड। इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जीएसटी इज इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। देखो बोल दिया इन्होंने, जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? कमोडिटी बेसिस पे होता है। साइज मतलब इतना क्वांटिटी होगा तो इतना टैक्स होगा, इतना अगर आप चीज़ बनाओगे इतना वजन होगा तो इतना टैक्स होगा। स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस होगा। व्हेन टैक्स इज लेविड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, साइज और वेट, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। समझा? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया है। डायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बॉर्न बाय द person on whom it is imposed, मतलब born and bear by the same person, like pay and bear by the same person. For example, income tax is imposed on the income of the person and he himself bears the burden. The burden of tax cannot be shifted to any other person. Of course, मेरा income tax आप नहीं भर सकते तो shift नहीं होता है। Income tax, corporate tax, gift tax, wealth tax are example of direct tax. Direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. ठीक है? Okay. Indirect tax is one whose initial burden or impact is on one person but he succeeds in shifting the burden to another person. मतलब पे किया सप्लायर ने, लेकिन बर्डन किसके पे शिफ्ट हो जाएगा? कस्टमर के ऊपर। So GST is important example of this concept. It is levied on the producers, लेकिन प्रोड्यूसर फाइनली किससे वसूल करेंगे? कस्टमर से। And they are pay this tax to government, but they charge this tax from the buyers and adding to its price of the goods sold. I hope आपको ये समझा रहेगा, आपको क्लियरली इसको लिखना है।
Indirect tax imposed on the person, on one person but paid partly or wholly by the another person. तो डिफरेंस है, आपको ये आपके बुक में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड डिस्टिंग्विश दिया है, आपको ये कंप्लीट लिखना है. तो फटाफट डिस्कस करते हैं क्या लिखा है. मेन चीज़ों को अंडरलाइन करके चलेंगे. द टैक्स विच इज़ फाइनली पेड बाय द पर्सन टू हुम इज़ लीगली इम्पोज, सेम रहेगा इसमें. द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन बट पेड बाय अनदर. The burden of tax, direct taxes cannot be shifted and can be shifted. Direct taxes are generally progressive in nature and indirect taxes are generally regressive in nature. Example, income tax, corporate tax, profit tax, wealth tax and GST and custom duty. ठीक है, चलो. नॉन टैक्स इसमें क्या फीस है. अ फीस इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल. एग्जांपल, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ एंड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट इज़ टू बी नोटेड दैट द फीस इज नॉट अ पेमेंट. देखो, फीस इज नॉट अ पेमेंट, दैट इज अ प्राइस फॉर कमर्शियल सर्विस. इट इज़ अ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विस. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये किसका रिटर्न में दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विस प्रोवाइडेड टू दी पीपल. अब फटाफट देखो ये फाइन्स क्या है. फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट. रूल तोड़ा है भाई, पैसा पेगर. इस चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कोई क्लेमेंट नहीं होता है किसी प्रॉपर्टी का. तो जिसका क्लेमेंट नहीं है, मतलब इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, उसका जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट उससे जो इनकम कमाता है वो इस शीट्स है. स्पेशल असेसमेंट है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गया, कुछ अलग अलग प्रकार के केस होते हैं. जैसे इन्होंने दिया है, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज़ अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये अलग केस दिया है इन्होंने. मान लो मेरा घर है एंड उसके आजू बाजू में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट के कारण मेरी घर की भी वैल्यू बढ़ी है, तो मुझे उसमें कुछ पेमेंट जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसको स्पेशल असेसमेंट कहेंगे. इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऑफकोर्स जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो several enterprises are owned by the government. Example, Indian Railways, Nangal, fertilizers factory, Indian Oil, Bhilai Steel plant, etc. Profit of these enterprises are source of revenue of the government. Income from the sale of spectrum like 2G, 3G, 4G, 5G. Income from the sale of spectrum has emerged as a significant source of non-tax receipts of the government. And last में grant are also source of the government revenue. याद रखना, लेकिन वो रेगुलर वाला ग्रांट होना चाहिए. इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द पीपल टू ऑफर डोनेशन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट व्हेन देयर आर नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फैमिलीज. तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला था कि जो केरला का जो फ्लड आया था उसमें जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे, तो वो भी एक डोनेशन के रूप में था. हम लोग उनके पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिट करना चाहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब चीज़ें आपकी डोनेशंस में आती है. मतलब आपको विलफुली आपको अगर कुछ डोनेट करना है गवर्नमेंट को, तो वो सारी चीज़ें ग्रांट डोनेशन में आती है एंड वो रेवेन्यू में कलेक्ट होगी. ओके, चलो बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की. तो कैपिटल रिसिप्ट में एकदम सिंपल है. दिस रिसिप्ट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, एंड दिस रिसिप्ट्स कॉस्ट रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. डायरेक्टली इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन. ये देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स 3 प्रकार की होती हैं. रिकवरी ऑफ लोन्स, हमने लोन की रिकवरी करी है तो वन टाइम होगी ऑफकोर्स, एंड जिसकी वजह से क्या कम होगा? एसेट कम होगा. देखो, लोन की रिकवरी मतलब हमने किसी को लोन दिया तो वो हमारा एसेट बन जाता है गाइस. हम जो उसको रिकवर करें तो अपना एसेट कम होगा और अपने पास पैसा आ रहा है. सो एसेट कम हो गया, इसकी वजह से बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, हमने लोन लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, एंड अदर रिसिप्ट्स. ठीक है, पहला रिकवरी ऑफ लोन क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कोप अप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस. व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस. Accordingly, these are classified as a capital receipts. Borrowing and other liabilities, while lending create assets, borrowing create liabilities of course. Accordingly, borrowings are to be treated as a capital receipts. It may be noted that the government borrows money from 3 लोग, from general public, जो हम लोग ओपन मार्केट सिक्योरिटी में बेचते हैं ना पब्लिक को, बैंकिंग में सिखा रहेगा ना. देखो ना, बोरिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरिंग्स. सेकेंड जो है, पहला जनरल पब्लिक, सेकेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट लेगा, एंड तीसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर से IMF, वर्ल्ड बैंक से जो लेगा. ये सारे बोरिंग्स होते हैं एंड इसको ही बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स. अदर रिसिप्ट में क्या आता है? दिस इंक्लूड्स आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट्स. इट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अ प्राइवेट सेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने एयर इंडिया का एग्जांपल आपको दिया था उसमें भी ऐसे ही सीन था कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जो शेयर्स है वो क्या करेगी? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, राइट. तो एयर इंडिया का जो एग्जांपल था, जो शेयर्स बेचे हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर.
दिस इज़ नॉट गेटिंग क्लियर, यस, समझ गए ना आप, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। ओके सर, ये हो गया, ये रेवेन्यू रिसीव कैपिटल रिसीव का एक बार देख लेते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बजट एक्सपेंडिचर करेंगे ना, आगे की चीज़ें करेंगे। बोलो, व्हाट इज़ द रेवेन्यू रिसीव? रेवेन्यू रिसीव डू नॉट इम्पैक्ट एसेट, liability status of the government. Assets and liability are not increase or decrease. Capital receipts impact assets and liability of the government. Assets are lowered and liabilities are raised. बहुत important है. Difference in significance. Revenue receipts do not leave any burden on future generations, but capital receipts often leave burden on future generation, like borrowing leave the burden on the future generation of the repayment of loans. समझ में आया? यहाँ पे रेवेन्यू में क्या पॉइंट है? हायर रेवेन्यू रिसिप्ट्स पॉइंट टू साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, एंड अगर हाई कैपिटल रिसिप्ट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है ना, आपको लोन लेना पड़ रहा है, मतलब आपके पास इंटरनली आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो पुअर माना जाता है। एंड जो आपका अगर रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हाई है तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये सेशन कवर किया। सेकंड सेशन में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर करेंगे। बजट एक्सपेंडिचर के बाद ये कुछ फॉर्मूलेज है जो मुझे सिखाने हैं, ये वाले, एंड फिर ये चैप्टर सेकंड सेशन में वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इसको व्यू करिए, प्रॉपरली नोट बनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।